आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच एक खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश माने सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरेश माने सर जो है विचारक है, लेखक है, संशोधक हैं, संविधान विशेषज्ञ भी है और मान्यवर साहब कांशीराम के साथ में उन्होंने कई वर्षों तक काम किया है। बावसे बीएसपी DS4 के माध्यम से उन्होंने साहब के साथ में काम किया। बीएसपी में भी काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। दक्षिण भारत के समूचे राज्यों तक वहाँ गए, नागालैंड, मणिपुर तक भी गए और इसके बाद कुछ मतभेद के कारण सर ने BRSP की स्थापना की। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से BSP के रिजल्ट्स यूपी में आए हैं या फिर बाकी अन्य स्टेट्स में भी आए हैं तो ये काफ़ी निराशाजनक भी है। लेकिन डॉक्टर सुरेश माने सर निरंतर ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से बहन जी का एटीट्यूड है, जिस तरह से उनका एक एक्टिविज़म है काम करने का, तो वो दिन दूर नहीं जब BSP काफ़ी ड्रास्टिक लेवल पे डाउन हो जाएगी और आज वो दिन आया कि BSP ड्रास्टिक लेवल पे डाउन हो गई। क्या आप इसके वजह मानते हैं? आपने काफ़ी पहले आगाह भी किया था इस बारे में। सबसे पहले आवाज़ इंडिया का शुक्रिया कि आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है, 88th बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर बहुजन समाज के सारे लोगों को हार्दिक बधाइयाँ तो देना चाहता हूँ, लेकिन बधाइयाँ देते वक्त 10 तारीख को जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और उसमें भी खास करके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया वो कई बधाइयाँ देते वक्त सोचने के लिए मजबूर कराता है, कई नई समस्याएं सामने लाता है। और इसका बिल्कुल अमन जी आपने अभी जिक्र किया कि ये परिणाम आने के बाद क्या लगता है। असल में राजनीति में ऐसे परिणाम आना ये कोई एकाएक एक दिन का चमत्कार नहीं होता है, करिश्मा नहीं होता है। इसकी शुरुआत कई सालों साल पहले होती है। चाहे कोई भी मूवमेंट हो या राजनीति में हो, बढ़ने में भी साल लगते हैं और घटने में भी सालों साल लगते हैं। और इसीलिए ये परिणाम कोई आज ही एकाएक आया इसलिए चौंकाने वाला है, ये कहना थोड़ा एक सही परिप्रेक्ष्य वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात, कुछ EVM के नाम पे मशीन के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे, ये भी कोई ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद जब BSP की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तब किसी कारणवश मैं उस वक्त के चुनाव आयुक्त संपत थे और संपत जी को मिला था और उनको जब ये EVM मशीन के बारे में निवेदन दिया था तो उन्होंने मुझे हंसते हंसते कहा था कि माने सर फिर आपकी सरकार यूपी में जो 2007 में आई तो वो कैसे आई अगर आप EVM का ठीक रहा, तो इसलिए वो भी एक बेईमानी होगी। और इसलिए मूल रूप से जो है कि 2007 में हुकूमत आई एक अच्छी बात थी। कांशीराम जी साहब के 2006 के निर्वाण के बाद एक बहुमत सरकार वाली सरकार बनना एक अच्छा परिणाम भी था 2007 का। उसका देश के कई लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे एक वेलकम भी किया, एक नए समीकरण की शुरुआत भी बताई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सत्ता आने के बाद आंदोलन पिछड़ जाता है या मूवमेंट पिछड़ जाती है। राइट। और जैसे उत्तर प्रदेश में यह सत्ता का दौर शुरू हुआ तो दलालों का दौर बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। जो पहले पूर्व BSP का जो दौर रहा वो मिशनरी कैडर का दौर रहा, मूवमेंट का दौर रहा, मूवमेंट के कार्यक्रमों का दौर रहा। और 2007 के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि मायावती के अंदर कोई गलतियाँ थी, खामियाँ थी, लेकिन 2008 के बाद वो जितनी सत्ता में फंसती गई उतना उसका ह्रास की प्रक्रिया शुरू होने हो गई थी और उसका परिणाम 2012 में हमें दिखना था। 2012 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तब जिस बहुजन समाज का एक रसायन, एक केमिस्ट्री मान्यवर कांशीराम जी ने बनाई थी, वो केमिस्ट्री बिगड़ने में लगी थी। राइट। अब वो बिगाड़ने में अपोजिशन का कितना रोल है उसकी चर्चा करके मैं विषय को भटकाना नहीं चाहता, क्योंकि अपोजिशन दुश्मन है, वो तो काम करेगा ही। तो दुश्मनों का काम करेगा। लेकिन वो केमिस्ट्री बनाए रखने में जो बहुजन समाज की केमिस्ट्री बनी थी वो मायावती की असफलता की शुरुआत थी।
और सत्ता में मस्त होने के कारण उनका ध्यान इसके तरफ जाना कम हुआ। और जैसे सत्ता आई तो सत्ता आना भी ज़रूरी है, लेकिन सत्ता के साथ जो दलाल घुस गए उसमें, उस दलालों के ऊपर मायावती का विश्वास रखना, ये सबसे दूसरी बुरी बात हो गई। अति विश्वास हो गया। इसका कारण क्या हुआ, ग्रासरूट का वर्कर, ग्रासरूट के जो मिशनरी लीडर थे, लोग थे, उससे मायावती डिस्कनेक्ट होने लगी। डिस्कनेक्ट हुई, सही बात है। और जब सेंट्रल लीडरशिप ग्रासरूट से डिस्कनेक्ट हो जाती है और सत्ता के दलालों को ऊपर गलियारों में ही वो डिपेंड करती है, जहाँ दलालों की फौज होती है, तो नेता का ग्रासरूट से जनता से कटना शुरू हो जाता है। मायावती का ये हाल 2012 में शुरू हुआ, जिसका परिणाम बढ़ते बढ़ते सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, तो हमें दिल्ली में देखना मिला, पंजाब में देखने मिला, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी देखा हमने, अन्य राज्यों में भी, इवन दक्षिण के राज्यों में भी हमें देखने को मिला। तो ये शुरुआत असल में 2008-9 से हुई थी। रही व्यक्तिगत, जैसे आपने मेरा जिक्र किया, 2012 के जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हार गए, तब मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, उनके नज़दीक होने के नाते, कोर कमेटी का मेंबर होने के नाते, उनके सामने ऐसा नहीं कि हमारे जैसे लोगों ने बताया नहीं कि अपनी पीछे हट हो रही है, राइट, लेकिन उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने ही अकेले के दुनिया में रही। इसका परिणाम हुआ कि अब अंतिम दौर का कीमत हमें चुकानी पड़ी। और ये कीमत, मैं जो कह रहा हूँ कि वो मायावती की कीमत नहीं है, वो कीमत है कि समस्त भारत के राजनीति में जो अम्बेडकरी आंदोलन का जो भी प्रेजेंस था, वो बीएसपी के माध्यम से। लेकिन आप जो दलालों की बात कही, वो दलालों के क्या नाम थे, कौन ऐसे दलाल थे जिनके बारे में आप कह सकते हैं? अब ऐसा है कि कांशीराम साहब के ज़माने में इतने तो कोई दलालों के लिए स्पेस नहीं मिली थी, इसलिए कांशीराम जी की लीडरशिप नीचे तक परकोलेट क्यों हुई, क्योंकि हर वर्कर को लगता था कि ही इज़ नॉट अ लीडर बट ही इज़ ऑल्सो माई केयर टेकर, माई मेकर। ये जो भरोसा था, उसके कारण कांशीराम जी को बड़ी स्पेस मिल गई। मायावती को भी मैं कह रहा हूँ कि शुरू में वो कोई कम है ऐसा नहीं है, काफी लेकिन उसकी, हाँ, उन्होंने भी काम किया है, काफ़ी उनका भी योगदान है, लेकिन गलतियों का योगदान ने उनको माइनस कर दिया। जैसे आपने सीधे सीधे सवाल पूछा कि सत्ता के दलाल जिस तरह से आए, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2007 में जब बहुमत की सत्ता आई ना, तो नॉर्मल जो सरकारी कामों के ठेकेदार होते हैं ना, वो भी नहीं बदले थे। उसके पहले जो ठेकेदार थे वही थे, कंटिन्यू थे। मतलब जो सिस्टम चलाने वाले लोग थे, वो जिस तरह के किसी की भी सरकार हो वही चलते रहते। तो इसको एक दलाल का फॉर्मूला माना जाता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा माना जाता है, जो मायावती के नज़दीक लोग रहे, काफ़ी बड़े पैमाने पर रहे। अब उसमें से जैसे महाराष्ट्र का जो प्रभारी 3 बार काफ़ी सालों तक रहा, वीर सिंह है, जो 3 बार सांसद रहा राज्यसभा का, बीएसपी के भरोसा रहा। अब वो इस चुनाव के समय में यकायक कब भाग गया सपा में, तो शायद मायावती को भी पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं कि वो कब भाग गया। तो ऐसे कई दलाल थे। और अच्छा, ये दलालों में 2 वर्ग है, एक मिशन के नाम पे दलाली करने वाले और एक अपर कास्ट के नाम पे दलाली करने वाले। तो अपर कास्ट के नाम पे दलाली करने वाले, वो पावर ब्रोकर होना कोई बुरी बात मैं भी नहीं मानता, क्योंकि वो कोई आपका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन चलाने के लिए आए थे, कांशीराम का आंदोलन चला, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए थे। लेकिन उनका दलाल होना एक अलग बात है। लेकिन जिस बहुजन समाज की मूवमेंट में मायावती ने कुछ लोगों को अपने एक खासम खास बनाने के लिए उनको डिपेंडेंट बनाया, उन्होंने दलाल की भूमिका अपनाई और कभी भी सच का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं होने कारण ग्रासरूट में क्या हो रहा है इसका मायावती को भनक नहीं लगने दी। ऐसे कई दलाल हैं जिनके नाम लेना तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उनको अभी तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जी। जिस तरह से नतीजे आए चुनाव के और जिस तरह से पहली एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी निराश थी, मायूस थी, हताश भी थी और उन्होंने सीधा जो एक ब्लेम था वो कहा कि मुस्लिम वोट बैंक हमें नहीं मिली, मुस्लिम लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए हमारी इतनी बुरी दुर्दशा हुई। लेकिन वास्तव ये भी था कि इवन जो बीएसपी का कोर वोटर था वो भी कहीं सपा में तो कहीं बीजेपी में शिफ्ट हुआ। लेकिन जिस अपर कास्ट को सबसे अधिक 110 टिकट बीएसपी ने दी, उसका 1% वोट भी बीएसपी की तरफ नहीं आया। उनके तरफ उन्होंने कोई ब्लेम नहीं किया। मायावती जी के चुनाव परिणाम के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी है। मतलब नेता किस तरह का नहीं होना चाहिए उसका वो बेमिसाल उदाहरण है। कोई खुले दिल से कहता भाई लोगों ने हमें वोट दिया, हम हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन मायावती ने ये गलती पहली बार नहीं की है। 2012 में भी उन्होंने किसी को ब्लेम गेम किया, 2014 के लोकसभा परिणाम आए तो यही ब्लेम गेम किया, और 2017 में भी जब परिणाम आए तो यही ब्लेम गेम किया था। और उस ब्लेम गेम में अभी भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, पिछड़ों ने वोट नहीं दिया, दलित जाति के कुछ अन्य जातियों ने वोट लिया नहीं दिया। देश की राजनीति में नेतागिरी करने वाली, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबों की मुख्यमंत्री रहने वाली, नेतृत्व करने वाली मायावती को ये समझ में नहीं आता कि चुनाव के पहले हमें कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। इसका आकलन होना ज़रूरी था, और अगर आकलन उनके पास नहीं था तो वो किस भरोसे के ऊपर कह रहे कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। तो इसके आगे जो देने वाले थे वो भी बंद हो जाएंगे कि इसको वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं। सही बात है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी सुन रहा था तो मेरे मन में आया था कि चलो हमारे पिछड़े निर्बुद्ध लोग हैं, मुसलमान निर्बुद्ध लोग हैं, दलित निर्बुद्ध लोग हैं, तेरे प्रबुद्ध लोगों के वोट कहाँ गए? कहाँ गए? तूने इतने प्रबुद्ध सम्मेलन करवाए, जिन प्रबुद्ध सम्मेलन में गणेश के मूर्ति से लेकर परशुराम तक तूने ये आंदोलन को मर्डर करने वाला जर्नी किया वोट की लालच में। राइट। तो उनके वोट अगर नहीं आए तो तुम्हें हिम्मत क्यों नहीं हुई वो कहने की कि जिन लोगों के ऊपर मैंने ज़्यादा भरोसा रखा वह सर्वजन समाज के मेरे थेरी के सिलेदार और उसको चलाने वाला सतीश मिश्रा ये भी हार के लिए जिम्मेदार है। अगर सचमुच में आंदोलन का नेता होता तो इस जुबान से बोलता। एग्जैक्टली। लेकिन ये बोलने की हिम्मत मायावती में इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी अपने आप को कहीं गिल्टी फील ज़रूर करती होगी कि मेरी भी गलतियां हो गई है, लेकिन ठिकरा किसी न किसी सर के ऊपर फोड़ना, लेकिन वो भी उनकी कमज़ोर लीडरशिप का परिणाम है कि इस तरह की कोई चुनाव हारने के बाद इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। और कम से कम 30-35 साल राजनीति में होने वाले एक सूझबूझ, एक सीजन लीडर। यस। अखिलेश की भाषा देखो, उसने क्या कहा, जनता का आभार जिन्होंने वोट दिया। इतना तो कह दो कि जिन्होंने वोट किया हम उनको शुक्रिया अदा करते हो, और जिन्होंने वोट नहीं किया वो अगली बार पछतावा करके ज़रूर हमें वोट देंगे। ये सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत। लेकिन मायावती ने पूरी की पूरी हार मान ली है और इसलिए किसी के भी सर पे ऊपर वो ठिकरा फोड़ने के लिए तैयार है। पूरी हार मान लिया आपने, ऐसा कहा है, लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्होंने फैसला किया कि प्रवक्ता अभी किसी डिबेट पे जाएंगे। उन्होंने मीडिया के ऊपर भी अपना एक ब्लेम दिया। अभी साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा में अपना नेता भी बदला है। इससे पहले लोकसभा में रितेश पांडे नेता थे और राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा थे, दोनों ब्राह्मण नेता थे। लेकिन ब्राह्मणों को भी वोट नहीं मिले तो शायद उन्होंने अभी नेता बदला है। और चुनाव के 2 दिन पहले उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भी बदल दी थी। क्या उन्हें अंदेशा था कि कुछ हो सकता है, बीएसपी के विद्रोह की भूमिका हो सकती है लोगों में? वो अभी कहते ना कि लिपापोती, हाँ, या वो खेत खराब होने के बाद, चिड़िया उड़ जाने के बाद जो एक्सरसाइज करके उसके फ़ायदे क्या है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने लोकसभा राज्यसभा के नेता बदले। सिर्फ लोकसभा के बदले अभी? हाँ, लोकसभा के, राज्यसभा का तो है। राज्यसभा का तो अभी 15 दिन में 2 लोग रिटायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही रहेगा बीएसपी फिर का। वो नेचुरली वो अपने आप बनता है। और कमेटी में बदली, लेकिन कमेटी में बदले कौन लोग हैं? ऑफिस में कोई टाइपिस्ट है, कोई कागज पत्र संभालने वाला है, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का आदमी नहीं है।
तो इस तरह से लोग रखे ताकि वो भरोसे में रहें और वो मेरे कब्जे में रहें, मेरे के ऊपर वो मेहरबान बन के रहे, इस तरह के लोग चुने। ये एक है। आंतरिक लोकतंत्र बीएसपी में बिल्कुल नहीं है। वो तो शुरू से ही नहीं था, लेकिन शुरू में क्या था कि कैडर के एक लीडर होते थे तो उनका इनडायरेक्टली प्रभाव रहता था मायावती के ऊपर। जैसे मैं भी था तो मेरा भी आप लोगों ने देखा है 2014 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, इवन उत्तर नागपुर के चुनाव में वहाँ की टिकट को प्रभावित करने की हिम्मत हुई थी, कोशिशें हुई थी। लेकिन मेरे कारण नहीं हुई थी। तो इस तरह हमारे जैसे जब तक वो कैडर बेस्ड लोग थे मूवमेंट के, तब को वो इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी एक दबाव का फैक्टर काम करता था। लेकिन अभी जब कोई ऐसे लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं बचा तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो, मायावती को भी डर लगने लगा है कि कई पार्टी मेरे हाथ से निकल न जाए, इसलिए पार्टी के ऊपर कब्जा करना है। तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, कई विद्रोह हुआ, तो यही लोगों के कारण मेरी पार्टी के ऊपर जो मालकियत है वो बची रहेगी, मेरी जो दुकान है वो चलती रहेगी। इस तरह की उनकी जो भूमिका होने के कारण इन्होंने ये बदलाव किया। लेकिन वो अभी भी हिम्मत करके नहीं कह रहे कि मैं सतीश मिश्रा के ऊपर डिपेंड रही, ये मेरी सारे बड़े पैमाने पे एक बड़ी भारी गलती थी, मुझे आकलन नहीं हुआ। और मैं और आप भी या कई लोग भी ये अच्छी तरह से समझते हैं कि ब्राह्मण परिवार के देश में सबसे शक्तिशाली बीजेपी पार्टी होने के बाद, कई राज्यों में उसकी सरकार होने के बाद, वो बीएसपी को उत्तर प्रदेश में क्यों वोट देगी, इसका थोड़ा बहुत भी आकलन न आने वाला अगर दिमाग किसी नेता का हो, तो वो नेता के काबिलियत के ऊपर, उसके ताकत के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। और बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा है कि सीबीआई ईडी का भी दबाव है और मिश्रा जी वो पैरवी भी करते हैं। दूसरा, मैं एक यूपी के एक बीएसपी के नेता को मिला, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि एक ऐसा ये भी एक रीज़न है कि जैसा कि जब से मायावती अध्यक्ष बनी बीएसपी की, तो बीएसपी में पैसों का काफ़ी खेल हुआ, टिकट्स बेचे जाने लगे और इसकी वजह से टिकट बेचे जाने की वजह से कार्यकर्ताओं को टिकट चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और बाहर के लोग आके उन्होंने बीएसपी में टिकट लिए और वो चले गए। तो इसका भी कुछ असर आपको देखने को मिलता है? अमन जी, 2007 में जब सरकार बनी ना, तो मैंने अपनी कानों से, आंखों से लखनऊ में कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई साहब सरकार तो हमारे है लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता। और मैंने पूछा था क्या वजह है, तो बोले हमारा विधायक जो चुन के आया है उसके पास जब हम काम लेकर जाते हैं तो विधायक कहता है कि बहन जी के पास जाओ। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कहते हो आप, हमारे विधायक, हमने वोट दिया है। तो लोग कहते थे, और वो विधायक का जवाब रहता था कि हमने मायावती से टिकट खरीदा है, पैसा देकर लिया है, इसलिए आपको काम करवाना है तो बहन जी के पास चले जाओ, हमारे पास। ये 2007-12 का कारनामा है। और उसके बाद तो कई बार बीएसपी के, मायावती के ये फंक्शनिंग स्टाइल के ऊपर कई बार सवाल उठे, मीडिया में भी आए कि टिकट खुली बेची जाती है, बदल दी जाती है। और इसके उदाहरण इस चुनाव में भी देखे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन तो सामने आया था, जैसे एक सत्ते का दलाल, जो मैंने कहा पावर की दलाल होते, वैसे अभी भी एक आदमी ने मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर दलाली की है, 50-60 सीटों के ऊपर दलाली की है। ये पैसा कमाकर इस तरह से ब्रोकरेज करके कोई राजनेता अपनी राजनीति नहीं करता है। राजनेता पावर हासिल करके राजनीति करता है और उसके साधन खड़े करता है। मायावती की स्टाइल पिछले 10 साल में उसके विपरीत रही। उसका परिणाम हुआ कि अच्छे लोग तो टिकट से वंचित रहे, पिछड़ गए, और अच्छे आदमी को टिकट, इसलिए कुछ लोग रोते हुए भी देखे ना चुनाव के समय में कि हमने इतने पैसे दिए, इसके बावजूद टिकट नहीं मिले। मुझे भी याद है कि जब वीर सिंह यहाँ प्रभारी थे और एनएमसी के चुनाव थे, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो जो बीएसपी के वर्कर थे उन्हें भी कहा गया कि अगर तेरे पास 2 लाख है, 3 लाख है तो ही तू टिकट ले सकता है। तो अगर वर्कर को भी पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी का क्या होगा? उत्तर भारत के, मैं जो कहा ना कि सत्ता के दलाल, मायावती के दलाल, इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं खराब की है, पूरे देश की राजनीति खराब करने का ठिकरा अगर किसी के ऊपर फोड़ना है तो मायावती के द्वारा भेजे हुए जो प्रभारी लोग थे, जो देश भर के राज्यों में फैल गए,
इन्होंने उन राज्यों में जाकर सारे राज्यों का सत्यानाश करने का काम किया। इसलिए उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादा प्रभारी रहे, महाराष्ट्र या अन्य राज्य के कोई प्रभारी नहीं थे। वो भी उनकी मजबूरी थी, इसलिए हम लोगों को बुलाया था। हम लोगों को इसलिए बनाया गया था क्योंकि महाराष्ट्र को पूरा बाईपास करना पॉसिबल नहीं था। कांशीराम जी बीमार होने के बाद अगर पंजाब और महाराष्ट्र को मायावती पूरी नज़रअंदाज करती तो उनके ऊपर और कई आरोप लग सकते थे। और इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम काबिलियत वाले थे या हमारे पास ज़्यादा शक्ति थी इसलिए मायावती ने पसंद किया था। उनकी मजबूरी में थी, क्योंकि हमारा प्रेजेंस महाराष्ट्र से आता था, किसी का पंजाब से आता था, किसी का आंध्र प्रदेश से आता था। लेकिन बाकी जो प्रभारी थे वो सीधे के सीधे उत्तर प्रदेश होने के कारण उन्होंने जो मायावती ने नीति बताई कि भाई पैसे वाले लोग हैं, चाहे नागपुर में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, महाराष्ट्र में। और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में 2004 के विधानसभा में ही हुई ना। शुरुआत हुई 2004 के विधानसभा तक महाराष्ट्र में कभी पार्टी का बीएसपी का टिकट नहीं बिका था। 31 अक्टूबर 2003 में जब दिल्ली में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, महाराष्ट्र की नई कमेटी बनी, हम लोगों को देश में भेजा गया और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी आए, तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर 2004 में चुनाव हुए, तो वहाँ से टिकट बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। ये महाराष्ट्र की बात है, वैसे अन्य राज्यों की बात है। अभी भी उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने पैसे देकर टिकट लिए जिसकी कोई समाज में नामो निशान नहीं, काबिलियत नहीं। बिल्कुल, किसी के पास 25 लाख है, किसी के पास 30 लाख है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। आप भी उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट में जाकर देखा है, आपके पास भी उसकी जानकारी होगी। तो सिर्फ पैसे लेकर टिकट देना ये कोई क्राइटेरिया होता है क्या मूवमेंट महापुरुषों के चलाने का? इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि कांशीराम जी की मूवमेंट की हत्या मायावती ने की है, बल्कि महापुरुषों के सारे महापुरुषों के मूवमेंट की हत्या करने का ठिकरा मायावती के सर पे है। जी बिल्कुल, आपने अपनी एक काफ़ी तार्किक सोच रखी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी बातें तो आपने बताई, लेकिन जैसा पंजाब जहाँ से मानव साहब कांशीराम भी आते थे, तो वहाँ पंजाब में एक वक्त ऐसा था कि बीएसपी के 3 सांसद वहाँ से निर्वाचित हुए थे, 9 विधायक भी निर्वाचित हुए थे। आज जो आम आदमी पार्टी 10 साल पहले बनी, उसने पंजाब में सत्ता स्थापित की है, लेकिन बीएसपी जो लगातार पिछले 25-30 वर्षों से संघर्ष कर रही है, सत्ता स्थापित नहीं कर पाई। उत्तराखंड बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है यूपी का, वहाँ पे बीएसपी को हाईएस्ट 16% तक वोट चला गया था, 9 विधायक भी चुन के आए थे, वहाँ भी फिर से 2 पर सिमट के आई है। तो ये पूरा हरियाणा में 16% वोट बीएसपी को मिला था, दिल्ली में मिला था। तमाम ऐसे राज्य है जहाँ बीएसपी ने अपना एक प्रेजेंस स्थापित किया था, वहाँ विधायक भी निर्वाचित हुए थे। तो बीएसपी का आप भविष्य कैसे देखते हैं? क्या मायावती में ड्रास्टिक चेंज होने की उम्मीद है? क्या वो कुछ कर पाएगी आज जिस वो उम्र में है? पहले बात तो उत्तर प्रदेश कांशीराम साहब के ज़माने में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपका छत्तीसगढ़ आज है लेकिन वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, पंजाब, हरियाणा में भी एक एमपी एक बार चुने थे, अमन कुमार नागरा। तो ये कई सारे बेल्ट में पार्टी का प्रेजेंस था। और ये प्रेजेंस जब तक कांशीराम जी मूवमेंट को, राजनीति को लीड कर रहे थे, तब तक तो बना रहा। लेकिन कांशीराम जी ने भी सोचा था कि अगर मायावती थोड़ा बहुत मेरा बोझ शेयर करे तो मैं और अन्य राज्यों की तरफ पे भी ध्यान दूंगा, देश के दूसरे सूबों में जाके मूवमेंट को बढ़ाऊंगा। ये सोचकर कांशीराम साहब ने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, फिर अन्य राज्य मायावती को सौंपने शुरू किए थे। ये उनके बड़प्पन का हिस्सा था। अगर उनमें स्वार्थी सोच होती तो वो मायावती को नहीं देते थे। उनको ईमानदारी से लगा होगा कि ये कर सकती है और इसलिए उन्होंने भरोसे रखा था। लेकिन हुआ क्या था? हुआ असलियत में था कि आज नहीं, इसके कई साल पहले जैसे मायावती के हाथ में ये पूरे मूवमेंट की बागडोर आई, राजनीति की बागडोर आई, तो कांशीराम के तालीम में जो तेज तर्रार लोग तैयार हुए थे उनको धीरे धीरे किनारे पे करना शुरू हो गया। जैसे मध्य प्रदेश में दावराम थे, फूल सिंह बरैया थे, पंजाब में हरभजन सिंह लाखा थे, कई लोग थे। इवन जम्मू कश्मीर में भी 4 एमएलए थे अपने पास, कई लोग थे कई राज्यों के। तो ये जो कांशीराम जी के तालीम में जो तैयार हुए लोग थे उनको धीरे धीरे किनारे करना मायावती ने शुरू किया। और फिर मायावती ने अपनी फौज बनानी शुरू की। अब उसमें
काम करने वाले लोग कम रहे, मायावती के गुणगान करने वाले। जैसे पंजाब में मायावती के ऊपर जिंदा देवी नाम का एक गाना बनाया था कि मायावती सचमुच एक जिंदा देवी की तरह है। अब इस तरह के गाने बनाना अपने मूवमेंट की कोई जगह नहीं होती थी, लेकिन इस तरह की चमचेगिरी दलाली करने वाले लोग जब पार्टी में घुस गए, चाहे अपर कास्ट के माध्यम से हो चाहे लोअर कास्ट के माध्यम से, तब ये सारे स्टेट्स का कोलैप्स होना शुरू हो गया। दिल्ली एक बात हम 17% पे थे, ये पंजाब जैसे आपने जिक्र किया 9 MLA 3 MP थे, तो फर्टाइल लैंड थी ना। दोआबा नाम का रीजन जिसमें मैं कांशीराम साहब के साथ भी घुमा हूँ, तो काफ़ी फर्टाइल एरिया होने के बावजूद मायावती की राजनीति कांशीराम साहब बीमार पड़ने के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश केंद्रित रही, यूपी सेंट्रिक राजनीति रही। और ये यूपी सेंट्रिक राजनीति होने के कारण बाकी स्टेट्स के ऊपर उन्होंने जो प्रभारी भेजे गए थे उनका एक ही काम था, जैसा महाराष्ट्र में बीजेपी का गवर्नर है जो यहाँ के सरकार के कामकाज में हिस्सा कम लेता है, सरकार कैसे नहीं चलेगी इसके ऊपर ध्यान देता है, उसी तरह के ये मायावती के गवर्नर जो हर सभा में कोऑर्डिनेटर करके भेजे गए थे, इनका ये रोल था कि जो तेज तर्रार लोग हैं, जो मूवमेंट को बढ़ावा माने, इनके पैर काटना, पंख काटना और इनको किनारे कर देना। और जो किसी भी राज्य में बीएसपी के नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया, लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई। बिल्कुल आपने महाराष्ट्र में भी देखा है, हम लोगों ने भी, जिनकी डिस्ट्रिक्ट संभालने की औकात नहीं थी उनको स्टेट पे लाया गया और परिणाम देखने को मिला। जी। एक बात जैसा कि आपके बारे में मैंने एक वाकया सुना था कि प्रणब मुखर्जी साहब ने जब वो MP थे कांग्रेस के, तब कांशीराम साहब से आपकी तारीफ़ की थी और कहा था कि बहुत तेज़ तर्रार व्यक्तिमत्व है आपका। वो क्या किस्सा था? एक्चुअली तब मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यूनिवर्सिटी में जब पार्टी का महामंत्री भी था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में पढ़ा भी था। तो उस वक्त क्या हुआ था, कोएलिशन का दौर था और नया नया दौर शुरू हुआ था। तो कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर एक डिबेट थी और वो मुंबई में एक डिबेट थी और उस डिबेट में ये चीफ गेस्ट थे प्रणब मुखर्जी थे, बैरिस्टर रामराव अधिक था जो अभी नहीं है, बैरिस्टर रामराव अधिक थे, एक अहिल्या रांगनेकर थी जो कम्युनिस्ट लीडर थी, और मैं उसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी हमारी एक ऑर्गेनाइजर थी। राइट। लेकिन जब ये प्रणब बुद्धा ने मेरी बातें सुनी तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो, तो मैंने उनका अपना सच्ची बात बताई कि मैं कांशीराम साहब के साथ काम करता हूँ, पार्टी का महामंत्री है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये बात कांशीराम साहब को बताई थी कि भाई आपका कोई बंदा है इधर, तो ये मामला है। लेकिन मायावती इनके ऊपर, सारे के ऊपर ऐसी नज़र रखती थी कि कहीं ये बंदे इतने बड़े न हो जाए कि मेरे लिए कहीं वो मुसीबत बढ़े, ये डर हमेशा रहा। अब मुझे लगता है कि मायावती की हुकूमत को कौन चैलेंज कर सकता था? कोई नहीं था। मैं 13 साल उनके अंडर काम किया, 2003 से लेकर 2014, मतलब 10-11 साल तो किया। कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। उनकी उतनी ऊंचाई बढ़ी थी तो कौन चैलेंज करेगा? लेकिन कमज़ोर लीडरशिप हमेशा इनसिक्योर्ड महसूस नहीं, बिल्कुल। मैं आंध्र प्रदेश में था, हैदराबाद में बीएसपी की एक रैली हुई थी और एन सूर्यप्रकाश करके बीएसपी के वहाँ अध्यक्ष थे और टीआरएस का एक सांसद मायावती के स्टेज पे उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन बहन जी ने उसे दरकिनार किया और तुरंत शाम को वो प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, को बदल दिया। तो तमाम तरीके से वो काफ़ी पहले से इनसिक्योरिटी। वहाँ के अध्यक्ष को वैसे बदला, कर्नाटक में सभा चल रही है, वो अध्यक्ष मंच पे है तो उसी के ही भाषण में, ट्रांसलेशन में उसी को भी बदल दिया। फिर ये एक बार उत्तराखंड गए थे प्रचार सभा में, तो वहाँ के 4 या 6 MLA पार्टी छोड़ कर गए थे। तो ये इनके जो तौर तरीके रहे, इनके ऊपर हमेशा सवाल उठता रहा। बिल्कुल। मैंने भी कल एक अरविंद कुमार करके है, एक लंदन में रहते हैं और यूपी से आते हैं, काफ़ी अच्छा एनालिस्ट है, उन्होंने भी ये कहा कि मायावती प्रशासन काफ़ी चला सकती है, अच्छा, उसमें उनको काफ़ी मास्टरी हासिल है, लेकिन संगठन के बारे में वो काफ़ी कमज़ोर है, वो नहीं चला सकती। अच्छा हो कि वो किसी और को अपना लीडरशिप दे बीएसपी की, लेकिन ये बातें खैर संभव नहीं है। मैं अभी अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बीएसपी से हटकर बाद में वीआरएसपी बनाई और मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन को आपने महाराष्ट्र जन जन तक भी पहुँचाया, कुछ अन्य राज्यों में भी आप काम करते रहे हैं। आप
ये सारे सिनेरियो के बाद में क्या लगता है, क्या उम्मीदें आपके सामने हैं, क्या विकल्प आपके सामने हैं और आप किस तरह से अपनी कारवां को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ये सवाल के पहले आने के पहले दो बातें का जिक्र होना ज़रूरी है जो आपने पहले पूछा था कि क्या मायावती इसके आगे कुछ कर पाएगी। तो उसका एक सीधा सटीक जवाब है, अब उसके बस की बात नहीं है। उनकी जो देह बोली, भाषा, बॉडी लैंग्वेज कहते उस दिन प्रेस में जो आ गए, उससे नहीं लगता कि उनसे अभी कोई बस की बात होगी, नंबर एक। नंबर दो, जो कोर वोट बैंक थी अब दूसरी पार्टी में जाना शुरू हो गई, शिफ्ट हो गई है। बीएसपी की वोट बैंक जाना शुरू हो गई। दरअसल में उसकी भी शुरुआत 2014 में हुई थी, ध्यान देना ज़रूरी था, नहीं दिया गया। इसके परिणाम आज लगभग 10.5% वोट बैंक शिफ्ट हो गई, बची हुई भी धीरे धीरे इंटैक्ट नहीं और होगी। कुछ लोगों ने ये भी गलत फहमी में रखा, बोले जब हम यूपी में गए थे कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, जब 10 सीटें बीएसपी की आई तो वो उनकी वजह से आई, सपा की सीटें, सपा का कोई रोल नहीं था, इस तरह के भी कुछ वही जो 10 सीटें आई थी, अब जो जानकार है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के वो तो समझते ना क्यों आई थी। यस। और अगर वो बीएसपी के कारण आई थी तो अब कहाँ गई। मतलब इतनी सीधी सादी लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वही अपने ही सपने के दुनिया में खोए रहना, शायद मायावती लोगों के बीच नहीं जाने के कारण, लोगों के बीच नहीं घुल मिलने के कारण नहीं लिया उन्होंने। वो अपने टेबल पे ड्राइंग रूम में बैठकर जो सोचती है उसी एरिया में रहने के कारण वो इसके आगे भविष्य में लीडरशिप नहीं कर पाएगी। एक बड़ा वैक्यूम होगा और जो बड़ी मुश्किल से कांशीराम साहब ने अपने 40-50 साल के जो संघर्ष करके जो बनाया, उसको समाप्त करने का ठिकरा मायावती के नाम पे ज़रूर जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है कि ऐसा नहीं कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसके पहले किसी ने बुलाया नहीं। पिछले चुनाव में भी 2017 के ये जो दद्दू प्रसाद है जिनका आपने जिक्र किया, इन्होंने मुझे कहा था कि आपकी पार्टी लेके आ जाओ। तब मैंने कहा था कि नहीं भाई, मायावती है, बीएसपी है, वो ठीक काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि हम आज शुरुआत करेंगे, वहाँ के तो उतना बड़ा तो नहीं बनेंगे, तो वो जितने हैं उनको ही करने दो। इस चुनाव में भी मेरे पास कई उत्तर प्रदेश के लोग आए थे कि सर आप हमारे उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत है, तो मैंने मना किया था। क्यों मना किया था? इसलिए यही तो मेरे में, प्रकाश आंबेडकर में, वामन मेश्राम में फ़र्क है कि आज भी हम मिशनरी होने के कारण, चलो गलतियां तो हर नेता से होती है, हर पार्टी से होती है, लेकिन उनको सुधारने का मौका देना चाहिए, हो सकता है सुधरेंगे। उसकी पूरी जब पॉसिबिलिटी ख़त्म होती है तो कदम रखने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लोग जिनको मूवमेंट की ज़रूरत है, जिनको अभी भी महापुरुषों के राजनीति की ज़रूरत है, वो कोई ना कोई नया तलाश ढूंढेंगे, ढूंढने में लगे हैं। उन्होंने अभी से ही एक दूसरे को संपर्क करना शुरू किया है और इसीलिए जैसे हम महाराष्ट्र में चलते हैं, गुजरात में भी चलते हैं, हो सकते हैं भविष्य में और भी कहीं चल सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम को छोड़ना ये कोई तो ठीक नहीं होगा। नहीं तो मूवमेंट के सारे लोग कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, एसपी में जाएंगे और उत्तर भारत में पूरे बहुजन महापुरुषों का, बहुजन आंदोलन का एक सर्वनाश होगा। तो ये सर्वनाश होने के पहले जब डिस्ट्रक्शन हुआ है तो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डिस्कशन हुआ है तो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होनी चाहिए। तो डॉक्टर माने साहब ने अपनी बातें साझा की हमसे और काफ़ी सारे जो ड्रॉबैक्स थे बीएसपी के अंदर, मायावती जी के अंदर, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की और साथ ही साथ में डिस्कशन अगर हुआ है तो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी होनी चाहिए, इसलिए लोगों को आगे आना होगा। सर, आप हमारे बीच में हमसे बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जय भीम। जय।